हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 4 हास्यकरण की समझ, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हास्यकरण क्या होता है? जब किसी को हम किनारे पर या हाशिए पर धकेल देते हैं, किसी को आखिरी में धकेल देते हैं, उसे बोलते हैं हाशिया। फ्रेंड्स, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कहानी बताएगी आदिवासी परिवार की। ये आदिवासी परिवार कहाँ का? उड़ीसा का है, जो दिल्ली में आकर बस गया है। इनके परिवार की कहानी है कि वो किस प्रकार से हाशिए पर भेजे गए। इस कहानी को आप वीडियो रोककर पूरी पढ़ लें। लेकिन यहाँ से एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। यदि कोई प्रश्न बनेगा तो उसको हम यहीं पर कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न कभी यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में। जो संस्थाली भाषा है, कहाँ के लोग बोलते हैं? उड़ीसा के लोग बोलते हैं। उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं वो संस्थाली भाषा बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी किसकी है? उड़ीसा की है। एक दादू था, कोई नाम का व्यक्ति है। दादू की कहानी लाखों आदिवासियों की कहानी मिलती जुलती है। समुदाय के हास्यकरण के बारे में बताया गया है। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। मूल निवासी क्या होते हैं? आदिवासी ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं और जंगलों के में ही रहते हैं और जंगलों में से ही खाते पीते हैं। भारत में जो आदिवासियों की जनसंख्या है कितनी परसेंट है? 8% आबादी आदिवासियों की भारत में। यहाँ पर जो देश के खनन और औद्योगिक क्षेत्र मुख्य पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खनन और औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये कहाँ पर हैं? आदिवासी क्षेत्रों में हैं। भारत में आदिवासियों के 500 समूह है। इन सभी राज्यों में आदिवासी पाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आएगा कि सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। कितने? 60%। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका अलग होने का कारण क्या है? ऊंच नीच में फर्क बहुत कम है। यानी ये अपने को एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते हैं, ना ही किसी को ऊंचा नीचा समझते हैं। ये सभी को बराबर समझते हैं। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग हैं। यानी ये सदा से ही जंगलों में रहते हैं और जाति वर्ण व्यवस्था से बहुत दूर हैं ये, और समुदायों और राजाओं के शासन में ये बिल्कुल अलग रहते थे। आदिवासी हैं जो आदिवासियों के अपने जनजातीय धर्म होते हैं। यानी इनके अलग से धर्म होते हैं हमारे धर्मों से। जैसे इस्लाम से, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, इन सब से इनके धर्म अलग हैं। किनके? जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं। ये अक्सर अपने पुरखों, या पुरखों का मतलब पूर्वजों से है। जो अपने पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बड़े बूढ़े थे, उनकी गांव की प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में जैसे पर्वत, नदी, पशुओं की पूजा करते हैं। ये स्थानियों से जुड़ी अन्य वस्तुओं की पूजा करते हैं। और यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। यहाँ से याद रखेंगे कि आदिवासियों ने अपने आसपास के बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रभाव हुआ है इन पर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, शाक्त, वैष्णव का भी थोड़ा बहुत आदिवासियों पर प्रभाव पड़ा है। नीचे लिखा है आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित धर्मों का भी असर पड़ा है इन पर। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? चलिए पैराग्राफ करते थोड़ा जूम करते हैं। आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा जिसे एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी दस्तावेजों में इसको क्या बोलते हैं? जनजाति है। आदिवासी समुदाय में एक सरकारी सूची में बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर देखा जाता है। यानी जो एससी को एसटी के साथ मिलाकर देखा जाता है। ऐसे बोला जाता है कि ये मुद्दा SC ST का है, ये मुद्दा SC ST का है।
उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल असम की शक्ति तांत्रिक परंपराएं इसी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ किसका उदाहरण है? जनजातियों का उदाहरण है। और बंगाल और असम की शक्तियां भी इसी का उदाहरण है। जैसे बंगाल में काली माता पूजी जाती है, उसी प्रकार से असम में भी अपने देवी देवता हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के दबाव के कारण बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। यानी आदिवासियों का महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? आज ईसाई है। कब बना था? अंग्रेजों के आने के बाद। क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों को काट दिया था तो आदिवासियों को अपना नौकर बना लिया था, काम करने वाले। इसीलिए इन लोगों ने अंग्रेजों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म ही अपना लिया था। आदिवासियों को अपनी भाषाएं होती हैं। आदिवासी हैं जिनकी अलग से भाषा होती है। उनमें ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। संस्कृत से जो संस्कृत भाषा है इससे बिल्कुल अलग होती है आदिवासियों की भाषा। लेकिन संस्कृत जितनी पुरानी भाषाएं हैं, इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे और प्रभावित किया है। इन भाषाओं ने बांग्ला एक भाषा है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरा प्रभावित किया है। इनमें संस्थाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आदिवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्थाली बोलते हैं। उनकी अपनी पत्रिकाएं होती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिका मौजूद है। इसकी आदिवासियों की। आदिवासियों में प्रचलित छवियाँ। आदिवासियों को हम फिल्मों में, किताबों में, कार्यक्रमों में कैसे देखते हैं? हमेशा दिखाई देते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, नाचते गाते। ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहते हैं। इनकी सच्चाई का जीवन कुछ और ही है। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आदिवासियों को हमेशा ये माना जाता है कि ये बहुत पिछड़े होते हैं, पुराने किस्म के होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। आदिवासियों पर आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये आरोप है उन पर। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव व नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। आदिवासी और विकास। भारत में जो साम्राज्य हुए हैं और जो सभ्यताएं हुई हैं, उनका जंगलों के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है, बहुत महत्व रहा है उनके जीवन में जंगलों का। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, हीरे के भंडार कहाँ पर हैं? जंगलों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कीमती लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगलों से में। और जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलती है? जंगलों से। यहाँ पर पशुओं उत्पाद गलत लिखा है। यहाँ पर किसके उत्पाद हैं? ये जंगलों के उत्पाद, जैसे मोम, लाख, शहद और स्वयं हाथी जो शाही सेनाओं में मुख्य आधार होते थे, कहाँ से मिलते थे? जंगलों से मिलते थे। ये सभी जंगलों में ही मिलते थे। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ने में जंगल का भी बड़ा योगदान होता है। जंगलों में बहुत सारी नदियाँ, लगातार पानी मिलता रहता है। इन जंगलों में बहुत सी नदियाँ होती हैं जिन्हें लगातार पानी मिलता रहता है। अब हमें समझ में आया कि हमारी हवा, पानी उपलब्ध और गुणवत्ता गहरे तौर पर प्रभावित करते हुए 19वीं सदी में के आखिर तक हमारे देश में बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। कम से कम 19वीं सदी तक, मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों के आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। ठीक है, पहले हमारा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन अब ये जंगल खत्म हो चुके हैं। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के आदिवासियों पर निर्भर करते थे। जो राज्य होते थे पहले, वो आदिवासियों के ऊपर निर्भर करते थे कि आदिवासी ही जंगल से उनको ला कर देंगे। क्या ला कर देंगे? कुछ संसाधन, जैसे मोम, गोंद, लकड़ी इत्यादि। इन सब का प्रबंध पहले कौन करते थे? आदिवासी करते थे। आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। किसको? आदिवासियों को। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में आदिवासी क्या करते थे? शिकार करते थे,
चीज़ें बिनते थे। बिनना क्या होता है, इकट्ठा करना, आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम काम करते थे, यानी इधर उधर घूमते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती करते थे। पिछले 200 सालों में तो उनके आर्थिक बदलाव, नीतियों और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के बागानों का निर्माण किया गया यहाँ पर, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और आगे क्या है, और इनको कहाँ पर ढकेल दिया गया है, नौकरी के लिए ढकेला गया है। कहाँ पर, उद्योगों में। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आज उनका वन क्षेत्र कोई नियंत्रित नहीं है। आज उनका वन क्षेत्रों पर जो आदिवासी हैं उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन सब पर किसका नियंत्रण हो गया है, सरकार का नियंत्रण हो गया है। झारखंड और आसपास के इलाकों से आदिवासी जो 1830 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य देशों में भेजी गई। भारत से अन्य देशों में कहाँ कहाँ भेजे गए आदिवासी, झारखंड से और आसपास के क्षेत्रों से मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया में जाते थे। भारत का चाय का उद्योग है जो किसके दम पर खड़ा हुआ था, किसके पैरों पे खड़ा हुआ था, आदिवासियों के श्रम के बूते पर। अकेले आज असम में 70 लाख आदिवासी हैं। असम में कितने आदिवासी रहते हैं आज, 70 लाख आदिवासी हैं असम में। क्यों हैं, क्योंकि ये विस्थापन के समय असम में चाय के बागानों में बसाए गए थे जाकर। इस विस्थापन की कहानी विभिन्न कठिनाइयों, यातना, विरह, मौत की कहानी है। 19वीं सदी में इन्हीं की पलायन के कारण 5 लाख आदिवासी मारे गए थे। जब अंग्रेज़ों ने इनको पलायन किया, किसी आदिवासी को किसी देश में भेजा, किसी आदिवासी को किसी देश में भेज दिया, पकड़ ज़बरदस्ती भेज देते थे। इसी के कारण 5 लाख आदिवासी मारे गए थे। नीचे गीत गाया गया है, देख लीजिए, असम के बारे में है। इमारत, लकड़ी, खेती, उद्योगों के लिए विशाल वनभूमि को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थ की भरमार है और इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। इसीलिए इन ज़मीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। चलिए हम इस पैराग्राफ को करते हैं। यह फोटो जो यह आपको हम फोटो दिखाया गया है, ये फोटो कालाहांडी जिले में है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कालाहांडी जिला कहाँ पर है। कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। एक छोटी ट्रिक है, यदि काली हांडी उड़ेगी तो भूत प्रेत उड़ेंगे। मैंने ट्रिक बनाई है जिला याद करने के लिए। न्यामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, इधर कालाहांडी में ही है। यहाँ डोंगरिया गोंड नामक आदिवासी समुदाय रहता है। डोंगरिया कहाँ रहते हैं, कालाहांडी जिले में रहते हैं, न्यामगिरी पहाड़ी पर। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है, डोंगरिया का। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान शोधन संयंत्र रिफाइनरी लगा रही है। एक एल्यूमिनियम की कंपनी है, उसने यहाँ पर शोधन रिफाइनरी लगाई है। कहाँ पर, यहाँ पर एल्यूमिनियम निकालने के लिए, बनाने के लिए। यह योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापन कर रही है। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरण विरोधियों ने भी इनका समर्थन कर रहे हैं। यानी आप यहाँ से याद करने की ट्रिक्स है, कालाहांडी जिला कहाँ पर, उड़ीसा में है। यहाँ पर न्यामगिरी पर्वत पहाड़ी है और डोंगरिया और कोंड लोग रहते हैं जो न्यामगिरी पर्वत की ये पूजा करते हैं। कालाहांडी जिले में एक एल्यूमिनियम कंपनी लगाई जा रही है, रिफाइनरी लगाई जा रही है। आदिवासी समुदायों का विस्थापन हो रहा है। ये समुदाय के लोग इसका बहुत अधिक विरोध कर रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण जो विस्थापन है वो विस्थापित है। सबसे ज़्यादा कौन हुए हैं, 50% केवल आदिवासी हुए हैं खनन के कारण। और खनन परियोजनाओं के कारण जो आदिवासी सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए हैं, 50%। आदिवासियों के
बीच काम करने वालों के ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में पता चला है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लोग सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए हैं। 79% आदिवासी क्या हुए विस्थापित हुए हैं। बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए सैकड़ों बांधों में डूब गई है। जो आदिवासियों की ज़मीन है बांधों में डूब गई है। और पूर्वोत्तर भारत में जो सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष चलता रहता है, वहाँ पर टकराव के कारण आदिवासियों ने अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं। यहाँ से याद रखेंगे भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 101। कितने हैं? 101 राष्ट्रीय पार्क हैं भारत में, जिनका क्षेत्रफल कितना है? 40,564 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 543। क्षेत्र कितना है? 1,19,776 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासी रहते थे। अब यहाँ से आदिवासियों को उजाड़ दिया गया है। और यदि इन क्षेत्रों में घुसते हैं आदिवासी, राष्ट्रीय वनों में जाते हैं, वन्यजीव अभयारण्यों में जाते हैं, तो उनको घुसपैठी घोषित किया जाता है और देखते हैं उनको गोली मार दी जाती है कि ये तो घुसपैठी हैं। यानी आदिवासियों को आज घुसपैठी कहा जाता है। देख लीजिए इस देश के जो मूल निवासी हैं वही अपने देश में घुसपैठी बन गए हैं। इस पैराग्राफ से याद रखेंगे आप कि आदिवासी लगभग कितने पौधों का प्रयोग करते थे? 10,000 पौधों का प्रयोग करते थे अपनी लाइफ में। यानी 10,000 प्रकार के पौधों का प्रयोग जिंदगी में करते थे। लगभग 8,000 पौधों से तो दवाइयाँ प्राप्त करते थे वो। कौन? आदिवासी। यानी अपना इलाज खुद करते थे। 385 प्रजातियों से कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियां गोंद रेजिन डाई के तौर पर प्रयोग की जाती थी और 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती पौधों की। 3500 8,000 दवाइयों के लिए प्रयोग करते थे लगभग पौधे। निर्माण स्थलों और बहुत ही मामूली वेतन पर नौकरी करते हैं। कौन? आदिवासी। जैसे निर्माण कार्य चल रहा है कहीं पर या कहीं उद्योगों में काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी नौकरियां काम करते हैं। कौन करते हैं? आदिवासी। वे गरीबी अलाचारी के लिए जाल में फंस चुके हैं। कौन फंस चुके हैं? आदिवासी। ग्रामीण इलाकों में 45%। याद रखेंगे जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें 45% आदिवासी पाए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में 35% आदिवासी पाए जाते हैं। शहरों में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? 35। गाँव में कितने हैं? 45% आदिवासी हैं। क्या है ये? गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे हैं, यानी गरीब लोग हैं आदिवासी। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जो आदिवासियों के बच्चे हैं वो मोस्टली किसका शिकार होते हैं? कुपोषण का शिकार होते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बीच में साक्षरता बहुत कम है। आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है। जो आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता है, आमदनी के स्रोत हैं जो उनके वो बहुत कम रह गए हैं या हमेशा के लिए नष्ट हो गए हैं। जहाँ से वो आय प्राप्त करते थे, वन थे, जंगल थे, वो समाप्त हो चुके हैं इनके। अपनी परंपरा और रीति रिवाज गंवा दिए हैं। इनके जो अपने परंपराएं थी, उनके रीति रिवाज थे, वो सब खत्म हो चुके हैं आदिवासियों के। उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत उड़ीसा में एक रिफाइनरी लगाई गई थी। वहाँ से जो विस्थापित हुए थे उनका बारे में गोविंद मारन नामक व्यक्ति कहता है कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, कि इन्होंने रिफाइनरी वालों ने अब बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ हमारे कब्जे में कर लिया। गोविंद मारन कौन? एक आदिवासी व्यक्ति है। नोट इम्पोर्टेंट। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह धारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय
कि संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी जो बहुसंख्यक समाज है और संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। यानी जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं का सत्ताई, उन्हीं का ऊपर शासन रहेगा, तो क्या होगा, बहुसंख्यक को बढ़ावा मिलेगा, और जो अल्पसंख्यक है वो निरंतर घटते जाएंगे। ये बात यहाँ कही गई है। जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाते हैं। हमारा संविधान जो आदिवासी समुदाय है इनको भेदभाव से बचाता है। कुछ खास परिस्थितियों के छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कुछ खास परिस्थितियों में जो छोटे समुदाय हैं अपने जीवन संपत्ति और कुशलक्षेम में असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। आपको पता है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच तनाव होगा तो किसकी जीत होगी, तो बहुसंख्यक की जीत होगी। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था की इसलिए की गई है। संविधान में जो अल्पसंख्यक है इनके हितों की सुरक्षा इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता और सुरक्षा की समानता व न्याय के प्रति संकल्पबद्ध है। यानी समाज समानता और न्याय की दृष्टि से देखता है। कानून को कायम करने के लिए मौलिक अधिकारों को साकार बनाया गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन है, लागू कौन करवाता है, न्यायपालिका को लागू करवाती है। यदि आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप अदालत में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है, 14.2% याद रखेंगे। 14.2% हमारी जनसंख्या मुसलमान हैं। और एसटी कितने हैं, लगभग 8.6 हैं। और एससी कितने हैं, लगभग 16.8 कुछ हैं। उन्होंने हाशियाई समुदाय कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, जो घट रहे हैं। इन मुसलमानों को हाशियाई समुदाय कहा जाता है। याद रखेंगे, मुस्लिम समुदाय को हाशियाई समुदाय कहा जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। इनको सामाजिक और आर्थिक विकास के लाभ नहीं मिले हैं जो हाशियाई लोग हैं, इन मुस्लिम लोग हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियाँ दी गई, नीचे 3 सारणियाँ दी गई हैं जो मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों को सारणियों को पढ़िए और मुस्लिम समुदाय के बारे में सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाइए। इस सारणी में क्या दिया है, धार्मिक समुदाय, पक्का मकान, बिजली और नल। हिंदुओं के पास जो हिंदू धर्म है 65% घर पक्के हैं, 75% घरों में बिजली है, 43% लोगों को नल का पानी मिलता है। मुसलमानों के पास पक्के घर 63% है, यानी हिंदुओं के लगभग समान हैं। बिजली लगभग सेम ही है और पानी भी लगभग सेम ही मिलता है। ईसाई 69% पक्का मकान, 86% बिजली, 48% नल से पानी। और भारत में सबसे विकसित कौन है, भारत में सबसे विकसित कौन सा समुदाय है, सिख। 91% लोगों के पास पक्का मकान है और 96% लोग बिजली अपने यूज करते हैं घरों में। 49% को नल का पानी मिलता है। 2011 की बात है ये। सबसे विकसित समुदाय कौन है भारत में, सिखों का है। और सबसे पिछड़ा कौन है, मुस्लिम सबसे पिछड़ा है। यहाँ पर शिक्षा के बारे में दिखाया गया है। कुल शिक्षा कितनी है भारत की, 75 के आसपास है, 75 दिखा रखी है यहाँ पर। हिंदू 63% पढ़ते हैं, मुस्लिम 57%। और सबसे अधिक कौन पढ़ते हैं, जैन पढ़ते हैं। जैन में कौन आता है, जो बनिए लोग हैं जैन में आते हैं और सभी क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और शुरू से ही जैन पढ़े लिखे अधिक हैं। मुसलमानों का नौकरियों में प्रतिशत कितना है, आबादी कितनी है, 13.5 है, यानी 14.5 कुछ है। प्रशासनिक सेवा में कितने हैं, IAS 3 लाख रहे हैं, पुलिस IPS 4% हैं और भारतीय सेवा विदेश सेवा में 1.8 है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र सूचियों में 3.3 और राज्य स्तर में 10% नौकरी लोग करते हैं और बैंकों में 2.2% मुसलमान पाए जाते हैं। 2005 में
एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, किसने? सरकार ने। कब की बात? 2005 की बात है। 2005 से आपको कुछ याद आया? हिंदू एक्ट अधिनियम भी 2005 में आया था, आरटीआई भी 2005 में थी, और 2005 में ही एक सच्चर कमेटी बनाई गई थी मुसलमानों की, जो मुस्लिम समुदाय है इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। रिपोर्ट से इस समुदाय का हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया, मुसलमानों का अध्ययन किया गया विस्तार से। कब? 2005 में। कौन सी समिति थी? राजेंद्र सच्चर समिति थी, याद रखेंगे। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति ने 2005 में मुस्लिम समुदाय का आर्थिक, सामाजिक क्या क्या सर्वे किया। इस रिपोर्ट से पता चला कि जो मुसलमान हैं और सामाजिक, आर्थिक और संकेतों के हिसाब से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक के हिसाब से जो मुसलमान हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य हाशियाई समुदायों से मिलते जुलते हैं। यानी जो मुसलमान हैं SC ST से मिलते जुलते हैं। 7 से 16 वर्ष तक के मुस्लिम बच्चे हैं जो सामाजिक, आर्थिक समुदायों के अन्य बच्चे हैं उनके मुकाबले औसतन काफ़ी कम स्कूल में जाते हैं। यानी जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो काफ़ी कम स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया, देख लीजिए, 6 से 14 वर्ष तक के 25% बच्चों या कभी स्कूल नहीं गए हैं या छोड़ चुके हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के कई रीति रिवाज और मुख्य व्यवहार थे। कौन से? बुर्का पहनना, लंबी दाढ़ी, फैजी टोपी चलन दिखाई देता था। ये इन्होंने छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं? हाशिएकरण के कारण छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोगों की भाई समाज में हमारी अलग से पहचान होती है, इसलिए इनने ये पहनना छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। यानी इन मुसलमानों की पहचान क्या है? औरतें बुर्का पहनेंगी, पुरुष टोपी पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि उनका पहनावा, वेशभूषा अलग है। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में पढ़ा था कि किस तरह अंसारी को किराए पर मकान नहीं मिलता और मुश्किल आ जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक आशिकन के कारण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते हैं वहाँ से निकलने लगे हैं। अक्सर उनका गटोजाइजेशन क्या होता है? एक स्थान से निकलना जहाँ पर ये कम हो जाते हैं और अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। होने के लगता है कभी कभी है पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा का भी जन्म ले लेता है। यानी गटोलाइजेशन क्या होता है? एक स्थान से किसी का निकलकर दूसरे स्थान पर जाना, जहाँ से निकले हैं वहाँ पर वो लोग गट जाते हैं। पूर्वाग्रह और हिंसा का भी जन्म हो जाता है। आपने देखा है बहुत से हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी पहले से जो धारणाएं बनी हैं उसके कारण हिंसा भड़क जाती है। याद रखेंगे, गटोलाइजेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुसलमानों के लिए प्रयोग किया गया है। नॉट इम्पोर्टेंट निष्कर्ष देखते हैं। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के बारे में, अनुभवों के बारे में देखा है, समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह से महसूस भी करते हैं। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। किसी पूर्वाग्रह से जुड़ा है, शक्तिहीनता से और अभाव से जुड़ा है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। जो दलित समुदाय हो कैसा है कि हाशियाई समुदाय, यहाँ पर याद रखेंगे दलित भी हाशियाई समुदाय पर आता है, क्योंकि इनके रीति रिवाज और खान पान सभी खत्म हो रहे हैं रीति रिवाज, और दलितों के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। हम समुदाय के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिए से कमज़ोर सामाजिक हैसियत का नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा, अन्य संसाधनों तक पहुंच बराबर नहीं मिल पाती है। नॉट इम्पोर्टेंट, चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें।
सच्चर समिति रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में पढ़ना भेजते हैं। आंकड़ों में पता चला है कि केवल 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसों में कितने? 4% बच्चे पढ़ते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार? सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसार। और 66% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 66% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 30% निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट ने गलतफहमी को दूर कर दिया कि मुस्लिम केवल मदरसों में पढ़ते हैं। मुस्लिम मदरसों में बहुत कम पढ़ते हैं। शब्द संकलन देख लीजिए। ऊंच नीच क्या होता है? ऊंच नीच आपको पता है छुआछूत की एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत में। व्यक्तियों या चीज़ों के एक क्रम व्यवस्था होती है। आमतौर पर ऊंच नीच सीढ़ी के सबसे निचले पायदान के लोग होते हैं और सबसे ऊपर के पायदान के लोग होते हैं। जातीय व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था दलित सबसे नीचे माना जाता है। दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ये बात। गटोआइजेशन क्या होता है? यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके बस्ती के इस्तेमाल किया जाता है जहां मुख्य धारा से ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं जो गटोआइजेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी जिसके जो अपनी स्थिति में कमज़ोर हो चुके हैं, जो गट गए हैं, उनको कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों के आधार पर हो सकती है। भय और दुश्मनी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है। भय और दूसरे कारण भी एक समुदाय को एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह सकते हैं। जैसे मुस्लिम कहते हैं कि सभी एक जगह इकट्ठे हो जाओ, तो कोई आएगा तो उसको देख लेंगे, क्योंकि यह समुदाय के लोगों के बीच उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। अपने समुदाय के बीच से इनको क्या मिलती? ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल जाने कि ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। यदि अपने समुदाय में रहते हैं तो वहाँ से निकालने का कोई नहीं होता है, जिसके कारण यह शेष समाज से कट जाते हैं। मुख्यधारा विस्थापित क्या होता है? ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन और विकास की प्रक्रियाओं के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको जबरन उजाड़ा जाता है, हटाया जाता है स्थान से। कुपोषण क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन और पोषण नहीं मिलता है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।